आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मैं हूँ आपकी सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पिक किया। क्यों? हम आज बस जनरल बात करना चाहते हैं। जो मैं सोच रही हूँ, जो हमने फील किया है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं घर में रहकर हम उन चीजों को फील ही नहीं कर पाते, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। मसलन अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो बच्चों का घर में रहना, इवन दो वी प्रोवाइड एवरीथिंग, चाहे सारी लग्जरी हो बच्चों के पास, घर अच्छा है, पैसा है, एजुकेशन दे रहे हैं, बट समटाइम ऐसा होता है कि स्टिल मिसिंग समथिंग। वो मिसिंग क्या है वो हमें भी नहीं पता चलता। एज ए पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और बच्चे को खुद नहीं पता चलता कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मैं फील करती हूँ कि अगर हम एक फैमिली में हैं, चाहे 2 3 4 भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स क्या है, अपने आप में ये महसूस करते हैं कि वी आर गिविंग एवरीथिंग टू अवर किड्स, और हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चों की परवरिश हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे। बट उसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीजें मिस हो जाती हैं, छूटती जाती हैं, जिसमें से बच्चे लोनली फील करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है, एज ए मदर अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, और मैं अपने आप में कि ठीक है सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरी बच्ची ऐसे मेरे साथ बिहेव क्यों करती है। बट उसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बच्ची की फीलिंग क्या है, वो मुझसे क्या चाहती है। अगर आप पूछोगे भी बच्चों से, बच्ची से या बेटे से कि क्या प्रॉब्लम है, वो कहेंगे कुछ नहीं। ये ढूंढना हमें है, ये कुछ नहीं में आंसर नहीं है। आंसर माँ या बाप को ढूंढना है। अगर बेटी की है तो बेटी की जो प्रॉब्लम है वो माँ को ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर बेटे की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बाप का बड़ा रोल होता है, माँ का भी होता है, बट बेटी के लिए माँ का रोल बहुत बड़ा है। ये चीजें जो हैं एवरी डे हम करते हैं, उसमें माँ का रोल कैसे है। अगर मेरा बच्चा लेजी है तो वो लेजी किस वजह से है, कभी हमने सोचा है? ये नहीं सोचा कि मैं लेजी अगर हूं घर में तो मेरी बच्ची मेरे और देखकर वैसे ही होगी। अगर मैं लेट उठती हूँ तो मेरे बच्चों को आदत लेट उठने की ही पड़ेगी। अगर मैं अपना काम रूटीन में नहीं कर रही तो मेरे बच्चे भी वैसे ही उसी हिसाब से ही करेंगे। दे आर नॉट गने बी ऑनेस्ट विद एवरीथिंग। क्योंकि अगर हम अपने आप में हर चीज को डिले करते हैं तो हमारे बच्चों की आदत उससे भी ज्यादा बदतर होती है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस बात में। मैंने देखा है हमारे खासकर अपने पंजाबी कल्चर्स में, अपनी पंजाबी फैमिलीज में, ऑब्वियसली क्योंकि हम पंजाबी हैं इसलिए मैंने ये देखा है। आई डोंट नो, ऑब्वियसली गुजराती जैसे भी हमारे हम इंडियन की बात कर लें, या लोग जो होते हैं, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, उनकी डॉटर्स जो होती हैं, वो घर पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। कभी कभी वो उनका दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। अगर शॉपिंग, खाना जाना है, कहीं जाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट उनका माइंड एंड बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहती। एक्टिव क्यों नहीं रहती? बिकॉज
दे आर सो कॉट अप विद जो भी घर पर हो रहा है, घर का काम, घर के प्रॉब्लम्स जो भी है, तो वो अपने ऊपर लेकर घर पर ही बैठे रहते हैं और उनका कहीं मन नहीं लगता, एनर्जी भी उनकी घर पर ही वेस्ट हो जाती है। तो इस वजह से भी रहकर घर पर रहना इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट घर पर रहते हुए आप क्या कर रहे हो, दैट्स द मेन अगर कंसर्न। आप घर हो और आप एक्टिव नहीं हो, दैट्स द वर्स्ट थिंग। मतलब घर पर आप जस्ट खाना और बेड पर ही पैरना, नैप्स लेने रहना, कुछ करना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करना, बाहर कहीं कुछ भी नहीं, लाइक सोशलाइज भी नहीं, कुछ करो अपने लिए, बट नहीं, जब वो घर पर रहते हैं और एक्टिव नहीं रहते तब प्रॉब्लम्स शुरू होती है। हाँ, वो ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम एक्टिव नहीं होते तो फैमिली के ऊपर उस चीज का बहुत असर होता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हाँ, मेन पर्सन चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, माँ है, बाप है, कोई भी है, इफ दे आर नॉट फीलिंग वेल तो उसका इफेक्ट भी बच्चों के ऊपर है, उसका इफेक्ट भी लाइक अराउंड फैमिली में जो भी रहता है उसके ऊपर है, एनवायरनमेंट ही ऐसे बन जाता है। वही तो है ना बात। हाँ, कि अगर एक्टिव नहीं है और आप सिक हो या आपकी खुद की मन ऐसे है तो वो मैंने खुद देखा है, जब मैं सिक होती हूँ तो क्या घर की हालत होती है। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जाकर सोफे पर, बेड पर लेट जाती हूँ, तो मुझे पता है कि आज सारा घर में ऐसे ही चलेगा। बच्चों के दिमाग में ये होगा कि मम्मा तो ठीक नहीं है, इवन दो दे केयर वेरी वेल, बट वो दिमाग का कुछ असर ही ऐसा होता है। इवन दो हम सिक हैं तो हमें भी उस हिसाब से ही रहना चाहिए, क्योंकि मेंटली सिक इट्स अ डिफरेंट थिंग, फिजिकल सिकनेस इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर हम फिजिकली सिक हैं तो फिजिकली सिकनेस के साथ साथ हम अपने दिमाग को, मन को सिक कर लेते हैं, तो इट मीन्स हम अपनी बीमारी को और बढ़ावा दे रहे हैं। मेंटल सिकनेस को इम्पोर्टेंस नहीं मिलते हमारे इंडियन कल्चर में। हाँ, मैंने ये भी देखा है, छुपाते हैं। अगर किड्स को डिप्रेशन है या किड्स मेंटली नहीं स्टेबल, अगर उन काम पर या स्कूल पर उनकी कुछ ना कुछ चल रहा है, जो भी है, पेरेंट्स नहीं गौर देते, सीरियस नहीं लेते, वो इग्नोर करते हैं, हो जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो, एजुकेशन मिल रहा है, घर अच्छा है, खाना सब कुछ बच्चों को मिल रहा है, तो पेरेंट्स के दिमाग में क्यों आएगा कि हमारे बच्चे को क्यों मेंटल सिकनेस है या क्यों प्रॉब्लम है या ऐसे क्यों सोच क्योंकि रहे हैं? पेरेंट्स की सोच क्या है कि हम बच्चों को जो देना चाहते हैं, जो बच्चों की जरूरतें हैं, हम पूरी कर रहे हैं। पेरेंट्स को कैसे पता चलता है कि यही तो मैं बात करना चाह रही हूँ ना, कि हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं तो निशी को सब कुछ दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसमें ये नहीं पता कि निशी को ये चीजें अच्छी लगती हैं जो कुछ कोई और अच्छा लगता है। आप 2020 में जी रहे हो और दुनिया आज अगर आप देखोगे, हम कोरोना में बैठे हुए हैं, सब कुछ बंद है, कितना कुछ चेंज हो गया है, कितना कुछ अभी भी बदल रहा है, राइट? पर आपकी सोच यही है कि हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, खाना पीना शेल्टर, वो तो सब पेरेंट्स, उनका हक है, उनको करना चाहिए, राइट? तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बच्चे में क्या गुजरा है या उनके साथ क्या हुआ है या वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं, या अगर वो अपने खुद पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? मैंने तो देखा है कई फैमिलीज में तो कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट। जैसे कई लोग फैमिली गेम्स खेलते हैं, संडे निकालते हैं कि चल आज हम सब इकट्ठे कहीं जाते हैं, या रोड ट्रिप पर जाते हैं, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं, नेचर वॉक, हाइकिंग चल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम एक्टिविटीज करें साथ साथ, बट कोई नहीं करता, मैंने देखा है। तो फिर वो कनेक्शन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कहाँ आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ रहता है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? फिर बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या हुआ, कब से ये चल रहा है? बिल्कुल। जब तक पेरेंट्स को पता चलता है
डीपली जाते हैं तब तक बात बहुत दूर तक निशी चली जाती है। तो हमारा इस ऐसी टॉपिक लाइक ये बात करने का यही मकसद है कि हमें वेरी क्लोजली अपने बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे चाहते क्या हैं। हमेशा हम ये नहीं चाह सकते कि जो हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग ही हमारे बच्चे चलें। अगर हम अपने वे से उनको चलाना चाहते हैं, अपने वे से ही रेज करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। ये नहीं होता कि हम उनका बुरा सोचते हैं, और बच्चों को भी पता है कि मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बट सम टाइम बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं, उनकी सोच ऐसी स्ट्रिक्ट सोच होती है, दे डोंट वांट टू चेंज देयरसेल्फ। वो समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, और पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं वही सही है। हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। टाइम इज चेंज। हम जो ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी बातें करना, सब कुछ अच्छा देना बहुत अच्छी बात, बट इन अच्छाइयों में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम मिस करते हैं, और हमारे बच्चे वो जो मिसिंग पॉइंट है उनको ही कैच करते हैं। और जो अगर बच्चों ने वो कैच कर लिया तो उनके दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, और ये बातें निकालना पेरेंट्स ही निकाल सकते हैं, या कोई वेरी क्लोज फ्रेंड हो, बहुत क्लोज कोई पर्सन हो जो उनके बहुत क्लोज है, उनको अच्छी तरह से समझ सकता है। और ये चीजें इट्स नॉट इजी। शुरू से ही अगर हम धीरे धीरे अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग चलाएं, प्लस उनको भी सुने, उनकी स्कूल एक्टिविटीज में, उनके घर की अगर कोई बच्चा कुक कर रहा है, और मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर निशी कुक कर रही है तो मैं आराम से बैठी हूँ, बना ला। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं निशी के पास जाकर खड़ी हो जाऊं, निशी तू क्या बना रही है, इसको लेट्स डू दिस वे, लेट्स डू दिस वे, इस वे से करें तो निशी गने फील बेटर कि मेरी मॉम मेरे साथ कुकिंग में हेल्प कर रही है, विच इज निशी गने ईट दैट फूड। बट उसमें मेरा इनपुट हो गया, निशी का हो गया, दैट्स ए फ्रेंडली वे, राइट। अभी थोड़ा कैरीड अवे हो गए, बट बात यह है कि जब आप कोशिश करते हो आपका बच्चा आपको लिसन करे और आपको खुद को नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, देन वो बच्चा जो है उसकी सोच नहीं बदलनी, वो चेंज नहीं आप कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, आज का जो जमाना है और जो आपकी जनरेशन की पेरेंट्स की सोच है वो नहीं मिक्सअप हो सकती। हमारे जैसे बच्चे जो है जब 80s 90s में बोर्न हुए थे, हमारा दोनों का मिक्स है। हम जैसे हमने इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी भी सीखी, तो हमारा जो कल्चर जिस हिसाब से पहले था वो डिफरेंट था, राइट। बट अब जैसे टाइम बदल रहा है, जो इस एज के जो चिल्ड्रन है वो इजीली ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमारा कल्चर जैसे हमने किया था। तो आपको वो बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, जितना मर्जी आप येल कर लो, जितना मर्जी आप अपने बच्चों को रोक लो, उनको ग्राउंड कर लो, उनको टोको, जो भी कर लो, उन्होंने वो बात नहीं समझनी, क्योंकि उनमें उनके दिमाग में प्लस उनका जो सोसाइटी है, उनका जो क्लासेस, चिल्ड्रन, फ्रेंड, सबको जो वो मिलते हैं, इवन जो म्यूजिक सुनते हैं, 80-90% ऑफ द टाइम जो आजकल के बच्चे हैं यूट्यूब देखते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको इतना एक्सपोजर हो गया है बाहर का, दुनिया का। समटाइम्स इतने यंग चिल्ड्रन को इतनी बड़ी बड़ी बातें पता चलती है जो हमको नहीं पता था जब हम उनकी एज के होते थे। तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले जैसे आप चिल्ड्रन को रेज करते थे कि उस हिसाब से आप आज भी कर सकते हो?
प्रॉब्लम तो यही है, राइट? आप वैसे ही ट्रीट करते हो तो वो गैप आ जाता है, वहीं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो चिल्ड्रन को पता होता है कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं समझना, उन्होंने अपनी सोच और माइंड एंड बिहेवियर हमारे तौर नहीं बदलना, तो वो अंदर रखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। उनको पता है क्या क्या मैं अपनी मॉम और फादर को बताऊं उनको बात, उन्होंने क्या सुनना है, they're not gonna listen। उन्होंने तो एक कान में सुनना है, दूसरे कान में निकाल देना है, and they're still gonna do what they want, they're still gonna expect कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, जो भी है। तो that's the problem, and पेरेंट्स को इस एज में दे हैव टू मीट इन द मिडल, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि मैंने देखा है दूसरे बारे बहुत सोचते हैं, फैमिलीज बारे बहुत सोचते हैं, फ्रेंड्स सर्कल के बारे में बहुत सोचते हैं कि ये क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा, वही बात फिर आ गई। हम इतनी बार इतने शोज में ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। एंड अगर आप तो पहले ब्रेक ले लें। श्योर। तो दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी बात करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों आज हम अपनी ही बात घरेलू नॉर्मल टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का बिहेव या बच्चों का बिहेव, और इस बिहेव से बच्चों के ऊपर क्या असर होता है और पेरेंट्स के ऊपर भी क्या असर होता है, क्योंकि दे डोंट बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर। बट उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ आती है, या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, या बच्चा अपने आप में सोचना शुरू कर देता है, पेरेंट्स अपने आप में सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है, एक्सपीरियंस्ड है इस बात में मेरा भी, क्या है कि जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सी हमारी इंडियन फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है कि जब एक अच्छा खासा परिवार घर में रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम अपना, चाहे मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है या कोई भी फैमिली मेंबर जिनकी फैमिली इंडिया है, तो हम अप्लाई कर देते हैं कि फैमिली आएगी। फैमिली आ जाती है, आने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो मेन परिवार के सदस्य होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनका रुझाव इतना वो फैमिली की ओर हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने बच्चों की टेक केयर करना उस हिसाब से छोड़ देते हैं जिस हिसाब से बच्चे फैमिली रह रही होती थी। मसलन मैं ये कह सकती हूँ कि पहले तो घर में 2 4 5 सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, चाहे 1 है या 2 है या 3 है, तो वो रह रहे हैं, इकट्ठे खाना है, इकट्ठे बाहर जाना है, घूमना है, लड़ना है, झगड़ना है, तो एवरीथिंग इट्स लाइक दैट। और उसके बाद क्या होता है कि सडनली जब और फैमिली आकर घर में रहने लग जाती है, तो परिवार में तनाव बढ़ जाता है। तनाव मीन्स बच्चे जो, उनको पता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने हिसाब से अपने घर में रह रहे थे, और सडनली हर चीज को शेयर करना, या सडनली पेरेंट्स का उनके ऊपर झुकाव कम और जो दूसरी फैमिली आई है उनके ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो उसमें पेरेंट्स का कोई वो इतना नहीं होता अटेंशन की कुछ बुरे वे से, बट बच्चों का मन ऐसे होता है कि रेज उस हिसाब से किए होते हैं कि उनके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स अब हमारी ओर या मेरी ओर ध्यान नहीं देते। वो बात ये है ना कि जो पेरेंट्स अपनी दूसरी फैमिलीज की हेल्प करते हैं जब वो इंडिया से या कहीं से भी आते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि जैसे इंडिया में सब घर पर इकट्ठे रहते हैं, अगर 10 या 15 या 20 जने भी होते हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट सब डिफरेंट होता है, राइट? तो सब इकट्ठे होके खाते हैं, इकट्ठे होके फूड बनाते हैं, सब जैसे भी कंप्लीटली डिफरेंट। बट अगर आप वही बात यहाँ लेके आते हो, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो पेरेंट्स की गलती है कि उनकी सोच ऐसी होती है कि दे थिंक कि जो वहां चलता था वो ऐसे यहाँ हमारे छोटे छोटे घर में
जहाँ सब सेपरेट रहते हैं, सब कुछ ही अलग होता है। अगर आप किसी के घर आसपास भी हो तो आपका गेट होता है। गेट क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी जगह, वो आपकी जगह। यही एनवायरनमेंट ऐसे है, तो अगर आप वो लेके आते हैं तो फ्रिक्शन तो होएगी, राइट? आपके बच्चे यहाँ के जमे पले हैं तो उनकी भी यही सोच क्योंकि है। ये ऐसे है ना निशी, क्योंकि बचपन से जब से बच्चों को माँ बाप जन्म देते हैं तब से हम उनकी परवरिश, स्पेशली ये फॉल्ट तो हमारा ही है क्योंकि हम उनकी परवरिश इस अगर मैं अमेरिका में हूँ तो मैं अमेरिका के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। पहले बच्चे का जन्म होता था तो माँ के साथ सोता था, माँ ही उसको सब कुछ करती थी, दादा दादी नाना नानी सब उस बच्चे की टेक केयर करते थे। अब क्या है कि बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे की टेक केयर हो रही है, बच्चा जो है क्रिब में है सबसे पहले ये। तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसको सेपरेट रूम दे दिया। साथ में हमने बच्चों की परवरिश उस हिसाब से करनी शुरू कर दी जिस हिसाब से जिस कंट्री में हम रह रहे हैं। बट फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे कि जब दूसरी फैमिलीज के लोग आपकी फैमिली में आके रहते हैं और आपके डिसीजंस, चॉइसेस, रोज का जो भी आपका पहनना, खाना, कहीं भी जाना, जब वो लोग पूछते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे ये बात अंडरस्टैंड करेंगे? एंड अगर आपके बच्चे लिसन करते हैं देन यू शुड अप्रिशिएट कि वो आपकी वजह से वो बात रिस्पेक्ट करते हैं और सुन रहे हैं। और सम टाइम ऐसे भी होता है आप सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ऐसे क्यों, उनकी बिहेव ऐसी क्यों होती है? सम टाइम ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा किस चीज से गुजर रहा है। जो फैमिली आई है वो बच्चों को कैसे ट्रीट कर रही है। उनके बच्चे कैसे पता चलेगा? उनके बच्चे जो जहाँ रह रहे हैं और जो इंडिया से आए हैं वो बच्चों का बच्चों के साथ कैसे बिहेव है। तो यहाँ के बच्चे उस चीज को बहुत डीपली लेते हैं। जब डीपली लेते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें उनके दिल दिमाग पर असर करना शुरू कर देती हैं। जब असर करना शुरू कर दे तो माँ बाप को तब भी नहीं पता चलता, और जब पता चलता है तो बात बहुत दूर तक चली जाती है। बच्चे को वहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा यही है कि आप सब चीजें छोड़कर अपने बच्चों की ओर ध्यान दें, बच्चों के साथ टाइम बिताएं, बच्चों के साथ खेलें, हंसें, एक्सरसाइज करें। समटाइम्स मैंने देखा है फादर्स जो होते हैं वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, बट उनका दिमाग ऐसे होता है कि मेरी जो वाइफ है वो घर और बच्चे का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोचे और मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। उनके जो फादर्स होते हैं वो इतनी बिजी होते हैं अपनी फैमिलीज अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स या कजिन्स का रिलेशनशिप निभाना, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे कैसे सोच रहे हैं मेरे बारे। वो इतने बिजी होते हैं, मैंने काम पर जाना है, वो इसने मुझे ये बोला है, या जो भी है उनका दे डोंट केयर अबाउट कि फैमिली में क्या हो रहा है। दे ओनली केयर कि मेरा जो ऑल अराउंड घर के अलावा जो है वो ऐसे रहे, ऐसे सवरा रहे, और मेरी फैमिली जो है दे कैन टेक केयर देयर सेल्फ। उनको मिल रहा है सब कुछ, मिल रहा है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसे परिवार में कैसे चलेगा, कितनी देर चलेगा? जब तक होश आएगा बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे। मैंने देखा है हमारे इंडियन कल्चर, स्पेशली पंजाबी कल्चर्स में जो फादर्स होते हैं उनका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ बहुत वो अफेक्शनेट नहीं होता। मतलब ये नहीं कि मैंने देखा है कोई भी फादर अपने बच्चे के साथ बैठकर उनको प्यार के साथ बच्चे खा ले, या आज आप तो ठीक है, तेरा की हाल है, जो भी है, वो लविंग जैसे इमोशंस जो होते हैं वो दिखाते नहीं है। वेरी प्रैक्टिकल है, और आई थिंक वो भी अफेक्ट होता है ओवरऑल चिल्ड्रन के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है, आई मीन ऑब्वियसली जो हमारे सराउंडिंग्स है, जब हम देखते हैं कि लोगों के पेरेंट्स कैसे उनको ट्रीट करते हैं, देन हम सोचते हैं कि यार हमारे
डैड ने तो हमें कभी लाइक थैंक ऐसे यू, आई लव यू, ये छोटी छोटी बातें कभी बोली नहीं। और ये देखा है हमारे सब फैमिलीज में ऐसे ही चलता है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बात मिसिंग है। एंड समटाइम्स अगर और कई फैमिलीज में ऐसा है ओवर पीछू पीछू हमें या स्ट्रेट अप, आई कैंट बिलीव या ऐसे भी करते हैं लोग। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा दिस, मेरा वो इतना ओवर करते Spoil. हैं तो बच्चों को इतना स्पॉइल कर देते हैं, बच्चा बैठा बैठा ही खा नहीं सकता, उसके मुंह में थूकना पड़ता है। Yeah. कई फैमिलीज में ऐसा है, तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी फैमिली खुशहाल रहे, हंसे खेले, फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, राइट? जो फ्रेंडशिप होती है पेरेंट्स की बच्चों के साथ, अगर वो केमिस्ट्री एक बार मिल जाए ना, पेरेंट्स की भी वो इंटरेस्ट नहीं रहते हैं ना, दे डोंट हैव सेम इंटरेस्ट एज अपने बच्चे के साथ कि हम चल के ही जाएं या कुछ करें, कुछ एक्टिव रहें, कुछ भी है, तो वो इंटरेस्ट आपको मिलाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे का यही काम होता है, आपको भी देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे बच्चे वीकेंड्स पर फ्री होते हैं, हम कोई लाइक अपना कुछ ना कुछ कौन कॉम्प्रोमाइज सी करना एक्टिविटी, कौन सी ऐसी चीज मेरे बच्चों को खुशी दे और मुझे खुशी दे, हमें वो करना चाहिए। आई मीन मिक्स, रल मिलकर ऐसा करना चाहिए। टॉपिक है तो नॉर्मल सा, बहुत कैजुअल सा है, घर में रहते हैं और हर घर की यही स्टोरी हो सकती है, होगी भी। और हमारा यही था कि थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बात करें, शायद हमारी बात सुनकर किसी ना किसी को ये इफेक्ट होना शुरू हुए कि नहीं, वी शुड टॉक टू अवर किड, वी शुड लाइक ऐसी हमारी कन्वर्सेशन ओपन होनी चाहिए हमारे बच्चों के साथ, ताकि वो खुलकर आपसे बात कर सकें। मैं तो अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं तो यही एक कॉमन सी बात करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए, बच्चों के साथ इतना प्यार कीजिए कि वो बच्चे बाहर प्यार ना ढूंढें। अगर हम उनको करेंगे, वो हमें करेंगे, तो वो बाहर प्यार नहीं ढूंढेंगे, बाहर जाकर अपना प्यार बांटेंगे। बांटेंगे नहीं तो वो दूसरों की ओर देखकर उनके प्यार में खिंचे जाएंगे। तो यही हमने कहना था। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद नए टॉपिक के साथ फिर आपसे बात करते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, सबसे पहले हम मिलवा दें हमारे ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ डॉक्टर संतोष सिंह जी के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल। जस्ट हिंदी सुनने वालों को मेरा नमस्कार चंडीगढ़ से। क्या हाल चाल है आपके? वहाँ पर सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है? बहुत बहुत अच्छा है, सब कुशल मंगल है। इतनी इतनी अच्छी टिप्स आप देते हो तो अच्छा तो होगा ही, अगर हम फॉलो करेंगे। तो डॉक्टर साहब, या बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज हम सोच रहे हैं क्यों ना हम बात करें एसिडिटी के बारे में, क्योंकि लोग खाना ज्यादा भी खाते हैं, उसके साथ भी सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी खा लें तो लोगों को ये हार्ट बर्न ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ये है क्या और क्यों हो रहा है। तो आप एसिडिटी के बारे में ही हमें पहले बताएं कि बला क्या है ये। एसिडिटी बला कुछ नहीं है। एसिडिटी देखो, जो हम खाना खाते हैं ना जी, उसको मुंह से डालते हैं तो हमारे सीधा पेट में गया। स्टमक के अंदर जो पीएच वैल्यू है 1 to 2 होती है। पीएच वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतना एसिड होता है स्टमक के अंदर कि वो सारे खाने को घोल देता है। क्योंकि वो प्रोसेस है ना, हमारे जो खाना खाया हमने उसका जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम से निकलना पड़ेगा जी। तो अगर स्टमक ना होता तो हम भी ना होते, आप भी ना होते, स्टमक होता तो सब कुछ है। तो अब स्टमक को हमने ना तंग नहीं करना, हमने स्टमक को ओवर एसिडिक चीजें, एसिडिक डाइट लेके, जैसे स्टमक में एसिड तो होता ही है, उसमें देखो 2 मसल्स हैं, ऊपर है एक पाइलोरिक एंड, एक कार्डिक एंड, नीचे वाला एंड है।
तो उसके अंदर जो एसिडिक मीडिया है उसमें जो खाना स्टे करता है रफली 40 मिनट से लेके रफली 1 घंटे तक हमारा खाना स्टमक के बीच में से गुजरता है। तो जो ये स्टे है हमारी स्टमक के अंदर, इसमें हमारा एसिडिक मीडियम में जाके जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी एंजाइम्स, जो गैस्ट्रिक पेप्टिक जो एंजाइम्स होते हैं, HCl निकलता है बेसिकली, तो वो हमारे खाने को रूडिमेंट्री फॉर्म में लेके आएगा, बेसिक मॉलिक्यूल में लेके आएगा, तभी हमारा इंटेस्टाइन हजम कर पाएंगे ना, आगे एब्जॉर्ब कर पाएंगे जी। तो वो तो उसका एक मकसद है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम स्टमक को तंग करते हैं, और स्टमक बेचारा हमारा ना आप समझ लीजिए कि 100 ml से लेके ये 700-800 ml तक फूल सकता है। स्टमक हमारा काफी मतलब कि इलास्टिक है ये। तो इसमें जो हम खाना खाते हैं उसको हमने स्टे भी देना है पेट में। मैं आपको सबको ये बोलूंगा कि जो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है कि खाना कम से कम आराम से खा लो। आप ही का खाना है भाई, प्लेट में पड़ा है, आप ही ने खाना है, तो उसका जो स्टे पीरियड है, जो आप है ना कि खाने का खाना आराम से चबा के, बोलते थे ना पुराने में कि चबा के खाओ खाना, आराम से, जल्दबाजी ना खाओ, क्योंकि स्टमक में जो वो स्टे होती है कि उसमें ज्यादा इनपुट ना आए। ज्यादा इनपुट आएगी, ज्यादा पेट ब्लॉटिंग हो जाएगा, खाना आपको लगेगा यहाँ फंस गया, हार्ट बर्निंग हो गई। अगर बाई चांस वो स्टमक का एसिड ऊपर के एंड से चेस्ट के ऊपर वाले एंड में आ गया, ओसोफेगस में आ गया, ओसोफेगस अल्सर बोलते हैं, हाइटस हर्निया बोलते हैं हम उसको, जिसमें जो लोग जो बहुत ड्रिंक करते हैं या बहुत ऐसी चीजें खाते हैं, बार बार खाते रहते हैं, तो उसमें पेट बार बार फूलता है और छोटा होता रहता है, तो उसमें एक हाइटस हर्निया भी होता है पेट के अंदर। तो हर्निया मीन्स की एक हमारी उसकी वाशर, जो ऊपर की वाशर है वो वीक हो जाती है, जिसे हम हार्ट बर्न बोलते हैं। तो उसका डायग्नोस होता है अपना एंडोस्कोपी से। तो हम कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं तो हम जायके से धीरे धीरे खाएं, और खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले हम पानी जरूर पी लें, ताकि वहाँ का स्टमक जो है फ्लश हो जाए। और फ्लश होने के बाद अगर हम खाना खाएंगे तो वो बढ़िया रहता है। अगर हम सीधा ही फटाफट टकाटक खा लिया हमने, तो हार्ट बर्निंग होनी है। बाद में क्या होगा, आपका पेट भी फूल जाएगा, स्टमक भी फूल जाएगा, अब बुरा हाल हो जाता है उसमें। जो हार्ट बर्निंग वाला केस है उसमें ये होता है कि जो रिकर्जिटेशन ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक टू ओसोफेगस वो होता है, उसमें बहुत तकलीफ जिनको है उसको पूछो आप क्या हाल होता है। खाना खाने से मतलब खाना खाते ही वो परेशान हो जाते हैं बेचारे कि खाना खाना उनके लिए आफत है। उसके बाद वो फिर वो एंटासिड पीते हैं, जो भी आप लेते हो वहां पर मिलता होगा आपको, है ना। तो हमें एंटी एसिड पीना पड़ता है, लेकिन उसको बचाने के लिए मतलब आप समझिए फंडा क्या है कि अगर हम खाने को आराम से जायके से खाएंगे, और अल्कोहल का खास रोल है इसमें। अल्कोहल जो है इट्स वेरी एसिडिक इन मीडिया। अगर हम वो चीजें, हम ज्यादा एसिडिक चीजें खाएंगे तो उससे हमारा एक जैसे छाला पड़ता है ना मुंह के ऊपर, हम बोलते हैं माउथ अल्सर, तो स्टमक में भी एक अल्सर हो जाता है, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पेप्टिक अल्सर में एसिड में भी एक बैक्टीरिया पनपता है। एसिड में सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया एसिड मीडिया में भी पनपता है, उसका नाम है H. pylori, हेलीबैक्टर प्लोराई या H. pylori। नेट पे सर्च कीजिए, H फॉर hen, H. pylori, है ना, PYORLI। H. pylori जो बैक्टीरिया है वो मतलब कि एसिडिक मीडिया में भी उसने म्यूटेशन ले ली है। जिनको H. pylori की प्रॉब्लम है वो बंदा तो बेचारा परमानेंटली दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया एसिड में आ गया जी। एसिड में कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता।
तो मतलब कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर हम नॉर्मल बंदे की बात करें जिनको ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, या एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है, हाइटस हर्निया नहीं है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप खाना जायके से खाएं, आराम से खाएं। जो आपने प्लेट में परोसा है वो आप ही का है, आप ही ने खाना है। और इतना आप टाइम लगाते हो दुनिया में काम करने के लिए, लेकिन आपके पास खाने के लिए टाइम नहीं होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस चीज को समझते नहीं है। तो हमें खाना प्रॉपर टाइम से और धीरे से खाना चाहिए, और खाने से पहले पानी का सेवन जरूर करना चाहिए आधा घंटा पहले। ठीक है जी। और आयुर्वेदिक में भी पहले ही इसको प्रमोट किया गया है खाने से पहले। और इधर बाद में लाइक आधा घंटा बाद में पीना है, साथ में नहीं पीना। बाद में भी पी सकते हैं। हाँ, खाने के बीच में आप वो थोड़ा पानी आप पी सकते हैं, जो आपको जैसे खाना कई बार गले में लग जाता है एंग्लॉब करने में, तो थोड़ा बहुत एक दो नीचे करने के लिए ये नहीं है डॉक्टर साहब ने बैन कर दिया खाने में गले फंस गया तो आप खांसी करते जाओ, पानी ना पियो, ऐसे भी नहीं करना। तो अगर आप गले में खाते हुए अगर आपको कुछ लगता है कि गले में कुछ अटक सा गया है, तो आप उस टाइम थोड़ा बहुत उस काम के लिए अंदर करने के लिए आप पी सकते हो। लेकिन आपका जो स्टमक है वो आपके पानी से खुश नहीं होगा, क्योंकि स्टमक को अपना काम करना है। उसका काम जो है कि एसिड मीडिया में जाके जो कुछ भी आपने खाया है उसकी ऐसी तैसी फेर देनी है। उसने उसके स्मॉल जो फैट खाया है आपने, उसके स्मॉल फैटी एसिड बना देगा वो, है ना। तो एसिड का जो काम होता है घोलना, एमल्सिफाई करना, है ना, एमल्सिफिकेशन करना, या उसकी जो बिगर मॉलिक्यूल को, हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में मतलब बनाना, ताकि आगे जाके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उन पे एक्ट कर सके। हमारा सरफेस एरिया को बढ़ाना, हमारे खाने के सरफेस एरिया को जितना बढ़ाएगा हमारा स्टमक, उतने ही एंजाइम्स काम कर पाएंगे। ठीक है जी। तो एक तो आपको कि जिनको ये आपने एच पाइलोरी की इन्फेक्शन बोला है ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है ना, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं हमारे स्टमक में? नहीं, देखो उसका डायग्नोस जो है बड़ा सिंपल है। आजकल एच पाइलोरी की इन्फेक्शन का डायग्नोस आपको एंडोस्कोपी की भी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आप ब्लड से चेक कर सकते हैं। आप ब्लड से इसके एंटीबॉडीज चेक कर सकते हैं। आपकी बॉडी फाइट कर रही है उस बैक्टीरिया को, तो आपकी एंटीबॉडीज जो है आपके ब्लड में आ जाती हैं। तो हम ब्लड टेस्ट से एच पाइलोरी इन्फेक्शन अपने डॉक्टर से सलाह लेके कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर थेराप्यूटिक मेडिसिन अवेलेबल है। इट्स ए ट्रीटेबल। लेकिन वो पनपता कहाँ है? वो पनपेगा कहाँ पर? जहां पर पेप्टिक अल्सर होगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर बताया आपको मैं, किसी मुंह में छाला होता है, पेट में छाला हो गया। लेकिन पेट के छाले में, मुंह के छाले में फर्क होता है कि मुंह में तो हवा लगती रहती है, हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई मेडिसिन फटाफट ठीक हो जाता है। लेकिन पेट के छाले में हमारे को एप्लीकेशन इट्स नॉट सो इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहां पर एयर की सर्कुलेशन इतनी फास्ट नहीं होती है, उसमें हमेशा म्यूकस से वो ढका रहता है बेचारा। उसके लिए एक लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ पीपीआई या ऐसे कुछ प्रोटोन जो इनहिबिटर होते हैं वो चलते हैं, जो आपके डॉक्टर से बताएंगे हम। तो वो उसको लगातार खाने से तो वो ट्रीट हो जाता है। उस केस में जो एच पाइलोरी के पेशेंट हैं, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सुन रहे हैं मेरी बात, वो मेरी बात मानेंगे कि बहुत दुखी होते हैं बेचारे। उनको हमेशा खाने के बाद पेट में यहाँ दर्द होएगी। हम खाना खाने के बाद हम कहते हैं ये एलर्जी मजा आ गया, है ना, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं यार यहाँ दर्द हो गई। तो बेसिकली हम कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए कमाते हैं, है ना, बॉडी बनाने के लिए कमाते हैं। तो खाने में ही दर्द हो गई तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पेप्टिक जो अल्सर है, जो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, दे आर वेरी क्रॉनिक, वेरी कॉमन हो गई। आज का डायग्नोस हो गया है इन चीजों का, एंड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। तो उसमें बात क्या है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है दैट तो आपको फाइबर का कॉम्बिनेशन, आपको फाइबर खाना पड़ेगा। आपके अंदर डॉक्टर साहब, आई थिंक थोड़ा सा डिस्टरबेंस है हमारी साउंड में, नेटवर्क में। तो हम ले लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पर फिर बात करते हैं। तो लेते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से अबाउट एसिडिटी, क्यों होती है, कितना खाना ओवर खा लें तब भी होती है। और अब डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं या क्योर कैसे करवा सकते हैं, कर सकते हैं। देखो, इसकी जो नेचुरल रेमेडी है उसमें हम खाने के अंदर हम जो हमारे जो सौंफ को यूज करें, हम दालचीनी को यूज करें, ठीक है। और हम जैसे दूध पीना है तो हम दूध कोल्ड पी लें, कोल्ड में हमारी एसिडिटी को रिड्यूस करता है। हम बेसिक डाइट खाएं। जिन लोगों को एसिडिटी हो रही है, आपको मैं बताया था डिजीज जो लोगों को हम छोड़ दें, हम नॉर्मल बंदे की बात करते हैं जी। तो जिनको नॉर्मल एसिडिटी होती है तो उसमें वो तुलसी का ज्यादा यूज करें, ठीक है जी। सौंफ का ज्यादा यूज करें, सिनामम का ज्यादा यूज करें, बटर मिल्क का ज्यादा यूज करें। एक पंजाबियों च रिवाज हुंदा सीगा गुड़ दा, है ना, जैगरी। हाँ, खाना खान तो बाद गुड़ खाना, दैट इज वेरी गुड फॉर दैट इज एंटासिड बेसिकली सोडा। तो अगर जैगरी की आपने बात की है, ये तो अभी हमने हमेशा सुना है कि अच्छा शुगर है, अच्छी चीनी है, सब्स्टिट्यूट ऑफ जो सफेद वाली चीनी। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ये जैसे एसिडिटी वाले को खानी चाहिए, अगर खानी है तो कैसे ले, पानी में घोलकर या वैसे? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि डाइट के बाद, है ना। जी। जैसे रोटी खान तो बाद ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। मैं वो कस्टम की बात कर रहा हूँ। आपके पुराने कस्टम आपको याद होगा। तो अगर खाना खाने के बाद अगर हम जैगरी खाएं, दैट इज एंटासिड, ठीक है। तो जो अडल्ट्रेशन करते हैं जैगरी में, वो मीठा सोडा पाते हैं। जो असली जैगरी है दैट इज वेरी हार्ड एंड डार्क। जो गुड़ होता है, जो आप खाते होगे, वहां पर बड़ा गोल्डन कलर का मिलता है आपको, है ना। तो उसमें वो मीठा सोडा भी डाल देते हैं समटाइम्स। दैट इज आल्सो गुड फॉर एसिडिटी, सोडा इज गुड फॉर एसिडिटी, है ना। सोडा इज एंटा एसिड। तो यहाँ पर मैं जैगरी को थम्स अप दूंगा। तो खाना खाने के बाद, नॉट फॉर वेट, अपना वेट वाचर्स एंड ऑल दैट, है ना, कई चीजें होती हैं इसमें, लेकिन हम आज एसिड की बात कर रहे हैं। तो खाना खाने के बाद आप छोटा टेला नहीं गुड़ भी खा सकते हैं आप। टेला खा लोगे ते आप खाने के अंदर स्पाइसेस के अंदर आप क्लोव्स को यूज कर सकते हैं, लौंग को यूज करिए आप, है ना। आप क्यूमिन सीड्स को ज्यादा यूज करिए, आप जिंजर को यूज कीजिए। देखो, जो हमारे कस्टम्स थे ना पहले, अगर हम रूडिमेंट्री कस्टम्स की बात करें, नानी की कहानी याद करें, तो वो अपने क्लोव्स को, क्यूमिन सीड्स को, जिंजर को काफी यूज करते थे घर में, पत्थर में पीस के वो डालते थे, है ना। तो वो चीजें जो थी ना, ट्रेडिशनल चीजें थी, वो मतलब कि दे आर बेसिकली एंटासिड। वो खाने के अंदर जो कहते हैं ना, बाय होती है, हम बोलते थे पंजाबी में बाय होती है। तो बाय, मैं समझ में आया कि बाय होती क्या है, पर लोग बोलते हैं कि बाय होती खाना खाने से। आई थिंक दे मे बी रेफरिंग टू सम एसिडिटी और पेन, है ना। तो जो एसिडिटी होते तो पेन भी, एसिड का पेन से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक बनता है। तो जो भी आपके स्टमक पेन होती है, इन चीजों में आपको मैं बोलूंगा कि लौंग हो गए, क्यूमिन सीड्स हो गए, जिंजर हो गया। इसमें हम एक बड़ा अच्छा आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आप एंड में खाना खाने के बाद अगर आप बनाना ही खा लें, हाफ बनाना, हाफ बनाना इज ए वेरी गुड एंटासिड। बनाना जो होता है उसमें पोटाशियम मिलता है। पोटाशियम जो है वो एसिड के खिलाफ जाता है, तो वो बेसिक नेचर होता है। तो बनाना, आम, केला जैसे खा सकते हैं हम फ्रूट सैलड के अंदर। जैसे आप डाइट में आप फ्रूट सैलड ले लें, उसमें हम अपनी काली मिर्च पाके अपन खा सकते हैं। और इसमें सबसे, अगर हम जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे बेटर मैं आपको चीज बताता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग, जो आप सब लोग करते भी हो शायद, एप्पल साइडर विनेगर, है ना, सेब दा सिरका। जो सेब का सिरका है, दैट इज वेरी गुड एंटासिड फॉर ए होल डे।
जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी देखो ये करना कैसे है, सुबह उठकर कैसे यूज करना है? हाँ, ये बड़े मिथ्स हैं इसमें। तो ये डिपेंड करता है बॉडी वेट के हिसाब से। अगर कोई नॉर्मल 60-70 केजी का कोई मेल या फीमेल है तो वो उसके लिए 5 to 10 ml इज एनफ। तो उस अकॉर्डिंगली आप पानी में डालकर के वैसे हाँ जी, पानी भी कम से कम देखो 1.5 ग्लास 300 ml। ओके, काफी फिर 300 तो हमें 1.5 ग्लास पानी के अंदर ये हमने डाल, तो उसमें हम अर्ली मॉर्निंग हम पी सकते हैं। उसमें हम अर्ली मॉर्निंग पानी गुनगुना होना चाहिए या जस्ट? हाँ, देखो हमारा जो एसिडिटी के अंदर हम गुनगुने पानी को ही प्रेफर करेंगे। तो ठंडे पानी को, ठंडी चीज भी अच्छी है, ठंडे तो गुनगुना, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा पानी हो, नॉर्मल वाटर हो, बिल्कुल कोल्ड भी ना हो ना, नॉर्मल वाटर में आप रूम टेम्परेचर, बिल्कुल हाँ, रूम टेम्परेचर वाटर में आप डाल सकते हैं। गर्म करने की कोई लोड नहीं है कि गर्म तो पहले ही होया पे डेढ़ ठंडा पहले ही छड़दा पे है, गर्म पानी पी के हो साड़ ना लो। तो उसमें हम तो ठंडा पानी या नॉर्मल टैप वाटर के अंदर डाल के हाँ, तो उसमें हम डाल सकते हैं। तो इसमें ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं। बाकी जगह मेडिकेशन में जाओगे देखो उनमें 100 साइड इफेक्ट्स हैं। पीपीआईज चलते हैं जो रेबराप्रोजोल या जो भी टैबलेट चलती हैं आपके बेंडाप्रोजोल, उनके भी देखो ना साइड इफेक्ट्स तो निकलते ही हैं। अगर हम होम रेमेडीज में चलेंगे, होम रेमेडीज में लिखी है कि मैक्सिमम जो है सारी की सारी होम रेमेडीज आपकी किचन में ही मिलती हैं। सारी किचन में ही मिलती हैं या आपकी एक्सरसाइज में ही मिलती हैं। और होम रेमेडी कहाँ मिलेगी आपको, है ना? तो किचन में जो हमारे स्पाइसेस हैं उनके ऊपर हम अडल्ट्रेशन के ऊपर खास ध्यान रखें। इट शुड बी प्योर। अगर हम प्योर स्पाइस ले रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज नहीं है कि बीमारी नहीं है कि हमको मलोमली हमें लग जाएगी, पकड़ेगी। जब तक पकड़ेगी। हाँ, हम पकड़ते हैं बीमारी को, बीमारी नहीं पकड़ती हमारे को। तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। देखो ना, अल्कोहल टोटल एसिडिक है वो। तो जैसे मतलब ये चीजें होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी करना है उसका एक प्रॉपर आप उसका फंडा समझिए ना, क्या है क्या। तो आप अपने, मैंने बता दिया आपको कि स्टमक में कोई भी चीज आपकी जो है ये स्टे करती है। ये नहीं है कि पानी पिया सीधा निकल गया आगे किडनी में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। पानी जो है वो सेंस होता है किडनी अपनी स्टमक के अंदर जाके। तो स्टमक बेचारा बहुत क्रूशियल ऑर्गन है, वो परेशान, वो तो बेचारा उसने तो अपना काम करना है, उसने तो एसिड पैदा करना है। एसिडिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम। एसिडिटी से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, हाइटस हर्निया हो गया और हार्ट बर्निंग हो गई, ये जो चीजें आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो एसिड नेचर ऑफ स्टमक इज ए नॉर्मल कोर्स। ठीक है, स्टमक में तो एसिड बनना ही बनना है, वो तो है ही है, काम ही उसका वही है ना जी। तो उसको हमें अपना काम करने दें। हम उस स्टमक को, उसकी जो नेचर है स्टमक की, उसको हम मोर एसिडिक ना करें। जैसे हम मोर अल्कोहलिक चीजें या मोर एसिडिक फ्रूट कई होते हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत एसिडिक होती हैं, वो चीजें ना खाएं और अवॉइड करें जितना भी हो सकता है ऐसे फूड को। तो डॉक्टर साहब अभी टाइम हो गया है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबसे मेन की जो डॉक्टर साहब ने बताई है कि जिन लोगों को क्या एसिडिटी की तो प्रॉब्लम है ही, बट जिनको नहीं भी है, सबसे मेन की, खाना जब आप खा रहे हो तो प्यार से खाइए, चबाकर खाइए, धीरे धीरे खाइए, तो आधी प्रॉब्लम तभी दूर हो जाएंगी। मिर्च मसाले कम खाइए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, हम भी लेते हैं आपसे विदा, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, रब राखा।